92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी रूम नंबर 426 की नूतन सिंघल। आकांक्षा वर्किंग विमेन हॉस्टल में दोपहर का वक्त था। प्रीति अपने लगेज बैग्स को दोनों हाथों से खींचती हुई हॉस्टल के भीतर चली आ रही थी। इस वक्त सन्नाटे और अलसाए हुए माहौल के अलावा यहां बाहर बैठे हुए कुछ स्टाफ और वार्डन बेला मौजूद थी। हॉस्टल के विजिटिंग रूम में नींद की झपकियों के बीच उन्होंने बैग्स के पहियों की आवाज सुनी तो झट से बाहर आ गई और कहा, बड़ी देर कर दी प्रीति तुमने आने में। वार्डन मैम, वो अपने सर से मिलने चली गई थी, इसलिए। प्रीति ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया। तुम जल्दी आ जाती तो अपनी रूममेट से मिल लेती, लेकिन अब तुम आ गई हो तो बाहर बिठा के तो नहीं रखा जा सकता। 4th फ्लोर बी विंग, रूम नंबर 426। कहते हुए वार्डन ने उसको चाबी दे दी। जी शुक्रिया मैम। इतना कहने के साथ ही प्रीति सामान लेके लिफ्ट की ओर बढ़ने लगी तो वार्डन ने टोका, प्रीति तुम्हारी रूममेट एक लॉयर है और तुमसे काफी सीनियर भी है। सालों से रह रही है, किसी के साथ कमरा नहीं शेयर करना चाहती। कमरे में उसके बनाए हुए कायदे कानून अलग हैं। कुछ दिनों के लिए तुम्हें उसके हिसाब से रहना पड़ेगा। वार्डन की आवाज में प्यार और डर दोनों था। प्रीति ने वार्डन को एक पल सुना, फिर लिफ्ट की ओर बढ़ गई। 426 नंबर कमरे का दरवाजा खोलते हुए प्रीति की नजर वहां लिखी गई कुछ लाइनों पे पड़ी। अलग अलग स्याही से लिखी हैंडराइटिंग कई कोशिशों के बाद भी नहीं मिटी थी। हैप्पी टू से गुड बाय टू दिस हेल। रिचा, फर्स्ट रूल ऑफ द रूम, डोंट फॉरगेट टू नॉक ऑन द डोर, अदरवाइज शी विल नॉक यू आउट। रिद्धि, शी इज द क्वीन ऑफ दिस हेल, डोंट एवर टेक पंगा। दीप्ति। ये मैसेजेस उन रूममेट्स के थे जो कमरा खाली करते वक्त इस दरवाजे पे लिख गए थे। उनको पढ़ के प्रीति ने अंदाजा लगा लिया कि हॉस्टल के इस कमरे में आने वाले दिन भी ट्रेनिंग से कम नहीं होंगे। कमरे की हालत एक फटे हुए झोले की तरह लग रही थी, जिसके हर सिरे को जैसे किताबों, पुराने अखबारों और फाइलों से ठूस ठूस के भरा गया था। कमरे को हवा और रोशनी की बेहद दरकार थी, लेकिन किताबों से बनी डबल प्रोटेक्शन दीवारों ने खिड़कियों को मानो केवल झांकते रहने की इजाजत दी थी। प्रीति ने अपना सामान किसी एक दीवार के सहारे टिकाया और कमरे की सफाई में लग गई। इस गोदाम से कमरे को काफी देर तक साफ करते करते उसे बड़ा सा बक्सा मिला, जिसमें पुराने गानों के कैसेट भरे पड़े थे। कितनी आउटडेटेड रूमी मिली है यार, कैसेट्स कौन सुनता है अब? सोचते हुए प्रीति ने कलेक्शन की ओर झांका ही ताकि, अरे हेलो, बिना पूछे मेरा सामान कैसे चोरी हो? पीछे से आई नूतन की रूखी आवाज ने प्रीति को चौंका दिया। मैं प्रीति आज ही कमरे में शिफ्ट हुई हूं। कमरा काफी गंदा था, इसलिए। प्रीति की आवाज में थोड़ी लर्जिश थी। वार्डन ने मुझे तो कुछ नहीं बताया। नूतन ने प्रीति की बात काटी और तमतमाते हुए वार्डन के पास चली गई। देखो नूतन, ये हॉस्टल है, यहां अपनी मर्जी से नहीं रहा जा सकता। अगर अकेले रहना है तो बाहर जाके रहो। कहते हुए वार्डन ने पूरी बहस को एक बार में ही निपटा दिया। दरअसल नूतन ये नहीं चाहती थी कि 300 स्क्वायर फीट के इस कमरे में पिछले 10 सालों से फैली अपनी सगी उदासी को किसी और के साथ बांटे। कमरे में वापस आते हुए नूतन के चेहरे पे गुस्से से 3-4 रेखाएं खिंची हुई थी, जिन्हें देख के प्रीति को नूतन की वार्डन से मुलाकात का निष्कर्ष समझ में आ गया था। एक लंबी सांस लेते हुए नूतन ने प्रीति को घूरा तो प्रीति ने हाथों में थामी हुई कानून की किताब कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट्स में अपनी नजरें गड़ा ली। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी रूम नंबर 426 की नूतन सिंघल। इस कहानी में अब तक आपने सुना एक लॉ ट्रेनी प्रीति आकांक्षा वर्किंग वुमेन हॉस्टल में ट्रेनिंग के लिए रहने आई है। उसको रहने के लिए कमरा नंबर 426 मिलता है, जिसमें पिछले 10 सालों से नूतन सिंघल अकेली रह रही है।
नूतन अपना राज और अपना कमरा किसी और के साथ नहीं बांटना चाहती। अब आगे। हॉस्टल की पहली सुबह बहुत बुरी वाली होम सिकनेस घर की याद लाई थी। न कोई नाश्ते के लिए पूछने वाला था, न ही कोई बिस्तर से उठाने वाला। अक्सर जिन चीजों से हमको चिढ़ होती है, हम उन्हीं को सबसे ज्यादा मिस करते हैं। कब तक रह पाऊंगी यहां? ट्रेनिंग पूरी भी कर पाऊंगी? रूममेट भी कितनी अजीब मिली है। हॉस्टल में रहने का सारा एक्साइटमेंट ही मर गया। प्रीति के ख्याल ऑफिस जाती लड़कियों के हील्स की आवाजों से टूट रहे थे। लॉबी में हर किसी की चाल और लगाए हुए परफ्यूम्स की महक से प्रीति उनकी उम्र और प्रोफेशन का अंदाजा लगा रही थी। इसी बीच फोन पे बात करते हुए नूतन की आवाज आई, जिसे सुनते ही प्रीति तकिए में मुंह घुसा के सोचने लगी, इनके कोर्ट जाने के बाद ही मैं बिस्तर से उतरूंगी ताकि ये कोई टोका टाकी या झगड़ा ना करे। शर्मा जी, मैं कोई ट्रेनी या इंटर्न हूं जो छोटे मोटे केसेस के ड्राफ्ट आप बनवाते रहते हैं? सर ने कहा है। सुन के नूतन चुप हो गई और अपने बॉस के असिस्टेंट की बातें सुनने लगी। एक नजर प्रीति की ओर देखा कि कहीं वो बातें सुन तो नहीं रही, मगर प्रीति की आधी खुली हुई पलकें उसे नजर नहीं आई। अच्छा ठीक है, अब केस की हियरिंग कल है तो बनना तो पड़ेगा ही, कह के नूतन ने फोन काट दिया और लैपटॉप ऑन करने लगी। लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन ब्लैंक अटकी पड़ी हुई थी। यह सुबह सुबह नई मुसीबत लग गई। घबराहट से नूतन की उंगली हर बार लैपटॉप ऑन ऑफ करते हुए बटन थोड़ा जोर से दबा दे रही थी। लैपटॉप के साथ की जा रही मशक्कत और रूममेट का उतरा हुआ चेहरा प्रीति से देखा नहीं गया। आप लैपटॉप इतनी बार स्विच ऑन ऑफ कर चुकी हैं, खराब हो जाएगा। तो अभी कौन सा सही है? केस का ड्राफ्ट तैयार करना है। रात तक तो ठीक था, नूतन ने कहा तो प्रीति ने झट से उसके हाथ से लैपटॉप ले लिया। मैं इस काम में माहिर हूं, घर में अपना पीसी खुद ही ठीक कर लेती हूं। नूतन प्रीति की बातें सुन रही थी, लेकिन ध्यान स्क्रीन पे था। और आखिरकार जब लैपटॉप ऑन हुआ तो कई मैट्रिमोनियल साइट्स के विंडोज खुले हुए थे और साथ में लड़कों की तस्वीरें भी। नूतन थोड़ा झेप गई। ये रहा आपका लैपटॉप, सही सलामत। प्रीति ने ऐसे कहा जैसे उसने कुछ न देखा हो, न ही वो शादी के साइट्स और न ही नूतन की झेपती हुई शक्ल। नूतन के मन की चिट्ठी उम्र के पुराने होते जा रहे लिफाफे में अभी तक नई और एकदम ताजी थी। 40 की उम्र में नूतन जब मैट्रिमोनियल साइट्स को खंगालती तो आई हुई प्रोफाइल्स उसको उसकी उम्र का अंदाजा लगवाती। तुम लॉ की ट्रेनिंग के लिए आई हो? नूतन के सवाल पे प्रीति ने हौले से हाँ में सर हिला दिया। ठीक है, अगर कोई रेफरेंसेस के लिए किताब पढ़नी हो तो मेरी अलमारी से ले सकती हो। यह नूतन का थैंक यू कहने का तरीका था, जिससे प्रीति के मन में चल रही उलझनें जरूर थोड़ा शांत हो गई थी। नूतन के जाने के बाद कुछ देर तक प्रीति फाइलों को पढ़ती रही। अभी भी लॉ की ट्रेनिंग शुरू करने में 2 दिन थे। टप्पा खाती उसकी नजरें कमरे में इधर उधर दौड़ रही थी कि तभी उसका ध्यान बक्से में पड़े कैसेट्स पे गया। कल उसने साजन फिल्म का कैसेट देखा था, क्यों ना कैसेट में गाने सुने जाएं। प्रीति को हंसी आ गई। उम्मीद थी कि देखा है पहली बार गाना बजेगा, लेकिन एक छोटी सी खरखराहट के बाद नूतन की रिकॉर्डेड आवाज सुनाई पड़ी। पूरा 1 साल हो गया आज घर से आए हुए। यादें बची हैं, लेकिन घर से लाया हुआ सामान खत्म हो गया है। इसी मूड में माँ बाबा से बात हुई। माँ का दुख आंसू के साथ पिघल के बाहर आया, लेकिन बाबा बर्फ बने रहे। अब उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं वापस अलीगढ़ नहीं आ सकती। प्रीति ने फिल्म के कैसेट को ध्यान से देखा तो कोने में एक तारीख पड़ी थी, 26 जुलाई 1999। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी रूम नंबर 426 की नूतन सिंघल। इस कहानी में अब तक आपने सुना प्रीति, जो कि एक लॉ इंटर्न है, वो एक हॉस्टल में नई नई रहने आई है और वहां पर उसको एक बेहद नाराज महिला नूतन सिंघल के साथ कमरा शेयर करने को दिया जाता है। लेकिन कुछ ही वक्त में प्रीति और नूतन के बीच एक अनजाना सा जुड़ाव हो जाता है। नूतन भी एक वकील है,
वो अदालत के लिए निकलती है तो प्रीति के हाथ नूतन की ऑडियो डायरी का पहला सिरा लगता है। ये वो ऑडियो कैसेट्स हैं जिनको सुन के नूतन की जिंदगी के पन्ने खुलने शुरू होते हैं। अब आगे। अरे शर्मा जी, ये सारी फाइलें कागज पत्तर क्यों लाद दिया मेरी टेबल पे? मैं काम कैसे करूंगी? नूतन ने बॉस एडवोकेट सोलंकी के ऑफिस में मिली एक कॉर्नर सीट, जहां वो सालों से बैठा करती थी, को देखते हुए कहा। नूतन की आवाज सुन के एडवोकेट सोलंकी का असिस्टेंट भागता हुआ आया। नूतन मैडम, एक नई वकील शीतल ने आज से ज्वाइन किया है, बस 1-2 दिन की बात है, एडजस्ट कर लीजिए। अरे और कितना एडजस्ट करूं? ऑफिस का कबाड़ भी अब मेरी डेस्क पे रखा जाएगा क्या? कभी कभी नूतन को लगता था कि ऑफिस में उसकी कोई वक्त नहीं है। पानी अगर लंबे समय तक ठहर जाए तो उसमें काई जम जाती है। नूतन भी इस ऑफिस में ठहरे हुए पानी की तरह ही तो थी। नूतन को उम्मीद थी कि कभी तो जिंदगी बहना शुरू करेगी, लेकिन कब ये नहीं पता था। और इसी इंतजार में सालों साल निकलते चले गए। और ये नया कंप्यूटर? नूतन की आवाज में नाराजगी बरकरार थी। जी, शीतल मैडम के लिए आया, शर्मा ने हिचकते हुए कहा। बताइए, क्या हुक्म मिला है मुझे आज के लिए? नूतन ने अपने घिसे हुए कीबोर्ड के बटन्स पर से धूल हटाते हुए कहा। मैडम, आपने जिस केस का ड्राफ्ट तैयार किया है उसकी कल है सुनवाई, लेकिन वो केस अब सर ने शीतल जी को दे दिया है। आपको उनको असिस्ट करने को कहा है और कल उनके साथ कोर्ट जाना होगा। कंप्यूटर तक तो ठीक था, लेकिन केस भी अभी अभी आई लड़की को दे देना। नूतन के मन का ठहरा पानी जैसे उसके अंदर टकराने लगा। मगर शर्मा जी, ये केस तो मतलब सर ने तो मुझे दिया था। 1 महीने से इसकी तैयारी कर रही हूं। शर्मा कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, ये कुछ एफिडेविट्स बनाने हैं और सर की बिटिया को लॉ कॉलेज में किसी मूट कोर्ट में भाग लेना है। उसके लिए सर ने आपको कुछ केसेस ढूंढने को कहा है। ये सुन के नूतन ने कुछ मिनट तक शर्मा का मुंह देखा और फिर बड़ी तलखी से कहा, कोई फोटोकॉपी करनी हो या लेटर टाइप कराना हो तो वो भी बता दीजिए। अब की बार नूतन की आंखें नम हो आई थीं। इधर आज से प्रीति की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी। कोर्ट में जहां सब दलीलों और फाइलों में उलझे थे, वहीं प्रीति अखबार से चेहरा ढक के अपने पुराने वॉकमैन से कुछ सुन रही थी। चांदनी फिल्म का गाना तेरे मेरे होठों पर बजता, फिर नूतन की आवाज उसी गाने की लाइनों को पूरा करती सुनाई देती। प्रीति को लगा जैसे नूतन लता मंगेशकर से जुगलबंदी कर रही हो। प्रीति नूतन के उस बक्से में से कुछ कैसेट्स उठा लाई थी। दरअसल ये नूतन की ऑडियो डायरीज थीं, जिसमें नूतन के बीते वक्त के पन्ने कैसेट्स की रील की शक्ल में कैद थे। 4 मार्च 2000। ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। दिल्ली की ये पहली बारिश मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई। पूरे 2.5 साल बाद ही सही, आज जाके सोलंकी सर के साथ पहली बार सुप्रीम कोर्ट में एक केस की सुनवाई देखने को मिली। मेरी पहली सुप्रीम कोर्ट विजिट। सुबह से न जाने कितनी बार देख चुकी हूं मैं इस आईडी को। इस पे बनी सुप्रीम कोर्ट की छोटी सी तस्वीर और बगल में हड़बड़ी में लिखा मेरा नाम, जिसको देख के लगता है कि हाँ, मैं अपने सपने के नजदीक पहुंच रही हूं। इस आईडी को मैं हमेशा संभाल के रखूंगी। अगला कैसेट प्रीति ने कोर्ट की कैंटीन में लंच के वक्त सुना। उसमें नूतन के बीते 5 सालों का सारांश निकल आया था। वकालत करते आज 5 साल पूरे हो गए। पापा से लड़ झगड़ के ये 5 साल कैसे मांगे मैं ही जानती हूं। आज फोन पे उन्होंने जब मुझसे कहा कि आखिर मैंने क्या हासिल कर लिया इन सालों में, तो दिल को बहुत ठेस पहुंची। उनके लिए 5 सालों में आगे बढ़ना शायद शादी कर लेना होता या मां बन जाना होता। लेकिन सच्ची तो है, मैंने क्या हासिल किया? लोअर कोर्ट के चंद केसेस, अपने कमरे में किताबों और फाइलों का बढ़ता जमघट और एक उम्मीद कि कभी मैं भी सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा केस लड़ पाऊंगी जिससे पापा मुझ पे गर्व करेंगे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी रूम नंबर 426 की नूतन सिंघल। इस कहानी में अब तक आपने सुना, एडवोकेट नूतन के हाथ से एक जरूरी केस निकल जाता है जिसकी तैयारी वो पिछले 1 महीने से कर रही हैं।
दूसरी ओर उनकी नई रूममेट प्रीति उनकी ऑडियो डायरी सुन रही है, जिसकी अगली किस्त में नूतन दिल्ली में बिताए गए 5 सालों का खोखला लेखा जोखा बता रही है। अब आगे। और फिर पूछते हुए प्रीति पेट पकड़े हंसी जा रही थी। फिर क्या, जज से झाड़ खाने के बाद शीतल मैडम ने 2 मिनट का ब्रेक मांगा और मेरे पास पीछे आके केस की फैक्ट और बाकी डिटेल्स पूछने लगी। उस वक्त उसका चेहरा देखने काबिल था। दिल तो क्या कि कुछ भी ना बताऊं। ओह माय गॉड दीदी, ये फनी किस्सा तो मैं अपने कॉलेज में जाके पूरे क्लास के सामने सुनाने वाली हूँ। भला कोई वकील लॉ, एक्ट और केस ऑफ फैक्ट जाने बिना कोर्ट में दलील कैसे पेश कर सकता है? प्रीति और नूतन आज खुल के बातें कर रहे थे। बस पूछो मत, मिस शीतल की लापरवाही के चलते केस हाथ से निकल जाने वाला था। वो तो जस्टिस कमल ने मेरी रिक्वेस्ट पे केस के लिए अगली तारीख दे दी। ये सुनते हुए प्रीति ने थोड़ा संजीदगी से पूछा, लेकिन अनंत सोलंकी का तो बहुत बड़ा नाम है, इतना बड़ा प्रोफेशनल ब्लंडर उनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। उन्होंने वो केस आपको क्यों नहीं दिया? इस बात पे नूतन का खिलखिलाता हुआ चेहरा एकदम से उतर गया और उसने फिर से फोन में झांक के देखा, इस उम्मीद में कि एडवोकेट सोलंकी ने कोई मैसेज भेजा हो आज के लिए थैंक्स कहने को। लेकिन फोन में किसी पुराने क्लाइंट रस्तोगी का मैसेज पड़ा था, जिसने कल नूतन से अपने किसी जरूरी केस के लिए मिलने की रिक्वेस्ट की थी। पर सोलंकी सर के मैसेज के इंतजार में पनपे गुस्से की वजह से नूतन ने क्लाइंट रस्तोगी को कोई जवाब नहीं दिया। कभी कभी हम गुस्से की आग में छोटी सी उम्मीद की चिंगारी भी नहीं देख पाते। उस रात काफी देर तक प्रीति नूतन को सुबकते हुए सुनती रही। अपनी आवाज को नूतन ने तकिए में मुंह घुसाए रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन कई दिनों का गुबार था जो निकल रहा था। कुछ वक्त बाद प्रीति ने नूतन को गीले सिरहाने पे सोता हुआ पाया तो धीरे से बक्से में से कैसेट निकाला और सुनने लगी। आज सोलंकी सर बहुत ही बुरी तरह से मुझ पे बरस गए। मेरी तबीयत ठीक न होने की वजह से आज उनको केस किसी और को देना पड़ा। कभी भी मेरी जीत पे सर ने कोई हौसला अफजाई नहीं की है, बस गलतियों पे डांटते रहे। कभी कभी मन इतना खट्टा हो जाता है कि जी करता है कि इस्तीफा दे दूं, मगर कहां जाऊंगी? 6 साल दे दिए यहां पे। कितनी बार मन किया कि अलग से कोई केस लड़ूं, पर डरती हूं कि सोलंकी सर निकाल देंगे। फिर घर वालों का भी तो खास साथ नहीं है। ये टेप कहीं ना कहीं नूतन की ऑडियो डायरी की वो अहम कड़ी थी जिसने प्रीति को नूतन की असल परेशानी की वजह बता दी थी। अगली सुबह उठते ही प्रीति ने नूतन से मूवी देखने की फरमाइश की। मूवी और मैं? ना बाबा, एक अरसा हो गया पिक्चर देखे। प्रीति को यह साफ दिख रहा था कि कल की बात से नूतन अभी तक परेशान है, लेकिन अपने काम से मुंह मोड़ना शायद उसे नहीं आता था। आपको सच में नहीं याद कि आपने आखिरी बार फिल्म कब देखी थी? कम ऑन दीदी, प्रीति ने आंखों को मटकाते हुए कहा। चलो ऑटो, मुझे देर हो रही है। नूतन ने प्रीति को सामने से हटने का इशारा किया तो नहीं, आज कोई कोट वोट नहीं। पहले हम मूवी जाएंगे, फिर प्रगति मैदान के बुक फेयर और एंड में कुछ लाजवाब खाने की तलब हो रही है। इस तरह गिन गिन के जगहों पे जाना, घूमना, जैसे नूतन भूल ही गई थी। फिर कोई सहेली भी तो नहीं थी। जितनी थी सबकी शादियां हो चुकी थीं और जो हॉस्टल में थीं उनमें से कोई नूतन की उम्र से मैच नहीं खाती थी। पर आज इस तरह प्रीति ने पूछा तो नूतन मना नहीं कर पाई। दोनों लोग बाहर जाने को निकल पड़े। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी रूम नंबर 426 की नूतन सिंघल। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नूतन प्रीति से हुई बातचीत में बताती है कि कैसे उसके साथ एडवोकेट सोलंकी उसका हक छीनते हुए एक अहम केस नूतन की जूनियर को दे देते हैं। प्रीति नूतन का रुआंसा चेहरा देख लेती है और अगले ही दिन उसको अपने साथ घूमने ले जाती है ताकि उसका मन बहल जाए। अब आगे। हॉस्टल वापस लौटते हुए मंडी हाउस पे एक लंबी वॉक लेते हुए प्रीति ने नूतन को बीच में रोका और अपने मोबाइल से फोटो खींचने लगी। प्रीति, नहीं, नूतन के लिए ये सब बड़ा ही अजीब था। अच्छा, एक सेकंड रुको, तुम्हारे चक्कर में मेरे फोन ने भी आज एक हॉलिडे मारा है। कहते हुए नूतन ने फोन ऑन किया और प्रीति की तस्वीर खींचने लगी। इसे देख के प्रीति ने एक और पोज मारा और अपने साथ नूतन को खींच लिया। इस फोटो सेशन के बीच
नूतन का फोन बज उठा। देखा तो उसी रस्तोगी का कॉल था जिसका फोन उसने दिन में नहीं उठाया था। वो एक सांस में सारी बात कहना चाहता था। मैडम जी, मैं बहुत मुसीबत हूँ। रॉयल एयरलाइंस में मेरी बीवी का सूटकेस जिसमें गहने थे खो गया है। ये बात वो कल से नूतन को बताना चाह रहा था, लेकिन नूतन न जाने कितने सालों के बाद छुट्टी पे निकली थी और आज कोई काम की बात नहीं सुनना चाहती थी। फिर सोलंकी सर के लिए तो बिल्कुल नहीं। रस्तोगी उन्हीं का पुराना क्लाइंट था। अच्छा ठीक है, कल मिलती हूँ आपसे, ऑफिस आ जाइएगा, कहते हुए नूतन ने रस्तोगी की बात काट दी। नूतन ने प्रीति को अगले दिन सुप्रीम कोर्ट की सैर कराने का वादा किया था। प्रीति की ट्रेनिंग खत्म होने को आई थी और कानपुर वापस लौटने से पहले वो एक बार पूरी जगह को नूतन की खट्टी मीठी यादों के साथ देखना चाहती थी। लेकिन पूरा दिन नूतन के फोन के इंतजार में गुजर गया। प्रीति ने फोन ट्राई किया तो नूतन ने उठाया नहीं। देर रात नूतन हॉस्टल पहुंची तो प्रीति मुंह लटकाए किताब पढ़ रही थी, लेकिन जब प्रीति ने नूतन का चेहरा देखा तो देखती रह गई। चेहरा लाल, न जाने कितनी देर तक रोई हुई थी। प्रीति के बार बार पूछने पे नूतन झुंझला गई। क्या बताऊं मैं तुम्हें, कहते हुए नूतन ने रस्तोगी की फाइल उठा के टेबल पे पटक दी। फिर खुद ही बताने लगी। आज सुबह एक पुराना क्लाइंट रस्तोगी ऑफिस आया था। हमेशा उसके छोटे मोटे कंज्यूमर केसेस मैं ही देखती रही हूं, लेकिन आज वो जिस केस के साथ आया था वो मेरे लिए एक ड्रीम अपॉर्चुनिटी थी। प्रीति सुनते हुए इस तरह नूतन का मुंह देख रही थी जैसे वो बस कहती जाए। केस मिल जाने के बाद मैं बहुत खुश थी। एक सरकारी एयरलाइंस पे PIL डालना है जिसने रस्तोगी की बीवी का सामान गायब कर दिया है। लाखों का नुकसान हुआ है। प्रीति ने सुना तो अपनी नपी तुली लॉ की जानकारी को याद करते हुए कहा, जिसका मतलब है कि आपको हायर कोर्ट में पिटीशन फाइल करने का मौका मिलेगा। हाँ, और जब ये बात मैंने सोलंकी सर को बताई तो उन्होंने मुझे केस देने से मना कर दिया। मतलब साफ है कि अगर मैं ये केस लड़ती हूं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। समझ नहीं आता क्या करूं। नूतन के चेहरे पे शिकन ठहर गई थी। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? आपने कितने साल दिए हैं सोलंकी सर को? प्रीति की यह बात सुन के नूतन की नजर अचानक कमरे की दीवार पे टंगे शीशे पे गई। दिए हुए सारे साल शीशे में उभर आए थे। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी रूम नंबर 426 की नूतन सिंघल। इस कहानी में अब तक आपने सुना, नूतन प्रीति को हाथ आए एक बड़े केस के बारे में बताती है जिसे वो सोलंकी सर की इजाजत के बिना खुद लड़ना चाहती है। लेकिन सोलंकी को जब ये बात पता चलती है तो वो नूतन से इस्तीफा देने की बात कहते हैं। अब आगे। कमरे में खामोशी थी जिसको प्रीति ने ही तोड़ा। दीदी प्लीज आप रिजाइन दे दीजिए। एक केस के दम पे सारी जिंदगी कैसे दांव पे लगा दूं प्रीति? वकालत में दूसरा केस मिलने में 10 मिनट से लेकर 10 साल तक लग जाते हैं। अब तो मेरे पास देने के लिए वो भी नहीं है। नूतन की आंखें सुर्ख हो आई थीं। मगर दीदी, आपने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ इसी सपने में जी है, और जब आपको वो मौका मिल रहा है तो आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? जिस चीज के लिए आपने उम्र लगा दी, पापा से झगड़ा किया, अपने घर वालों से दूर चली गई, शादी नहीं की। पहले तो आप ऐसी नहीं थी। याद है जब आप पहली बार सुप्रीम कोर्ट गई थी तो कितनी खुश थी? प्रीति बोले जा रही थी और नूतन उसको बिना पलक झपकाए देख रही थी, जैसे किसी ने उसके मन में दफन राज खोल के रख दिया हूं। पर तुम्हें ये सब कैसे? नूतन ने कहा तो प्रीति पहले तो चुप रही, फिर धीरे से अपने बैग में पड़ा एक कैसेट निकाल के चला दिया। ये वही 26 जून को रिकॉर्ड किया गया कैसेट था, तब जब नूतन की आवाज थोड़ी महीन थी। कैसेट में आवाज शुरू हुई। वकालत करते आज 5 साल पूरे हो गए। पापा से लड़ झगड़ के 5 साल कैसे मांगे मैं ही जानती हूं। आज फोन पे उन्होंने जब मुझसे कहा कि आखिर मैंने क्या हासिल किया इन सालों में, तो दिल को बहुत ठेस पहुंची। उनके लिए 5 साल में आगे बढ़ना शायद शादी कर लेना होता या मां बन जाना होता। लेकिन सच ही तो है, मैंने क्या हासिल किया? लोअर कोर्ट के चंद केसेस,
अपने कमरे में किताबों और फाइलों का बढ़ता जमघट और एक उम्मीद कि कभी मैं भी एक ऐसा केस लड़ पाऊंगी जिससे पापा मुझ पे गर्व करेंगे। नूतन की आंखों में थमी बूंदें गालों को गीला कर रही थीं। जिस तरह लंबे समय से सफाई ना करने पे धूल जमा हो जाती है, वैसे ही हमारी हिम्मत भी धूल से ढक जाती है। नूतन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। शुरू में कितनी उमंगें थीं, सपने थे, लेकिन सब धीरे धीरे खामोश होते गए और आज जब प्रीति ने उसको झंझोड़ा तो सब जैसे एक साथ सामने टूट के आ गए। उस रात नूतन खिड़की पे बैठी आते जाते ट्रैफिक का शोर सुनती रही। अगली सुबह उसने प्रीति को जगाया। चलो उठो, आज तो मैं वकालत की एक अहम चीज सिखाऊंगी जो शायद तुमको सीखने में बहुत वक्त लगे। प्रीति ने देखा तो यकीन नहीं हुआ। नूतन ने आज नए कपड़े पहने थे, उसी शीशे के सामने खड़े होके अच्छे से बड़ा वाला जूड़ा बांधा था। आज वो बहुत सुंदर दिख रही थी। कुछ घंटों बाद नूतन प्रीति के साथ सुप्रीम कोर्ट के भीतर घुसते हुए दिखाई पड़ी। उसके हाथ में रस्तोगी के केस की फाइल थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में वापस आता हूं लेके आपका पुराना पसंदीदा ऑडियो पोस्टकार्ड। सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ नए